हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का पीसीएस प्रवाह में। और पीसीएस प्रवाह के इस चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट के रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे। आज हम शुरू कर रहे हैं इसमें जो हमारा घटना चक्र है। ये घटना चक्र प्रकाशन में जो पूर्वावलोकन आती है उसका जो इतिहास वाला जो पूर्वावलोकन है उसमें हम डिस्कस करेंगे। और आप देखेंगे कि कितनी आसानी से चीज़ें हमें याद हो जाती हैं, कितनी आसानी से चीज़ें हम लंबे समय तक याद रखते हैं। और साथ में ये देखेंगे कि कैसे इतनी बड़ी मोटी किताब को, ये आप देखेंगे इसमें बहुत ज़्यादा बल्कि है। इसमें देखिएगा, यहाँ पे देखिए इसमें कि लगभग 850 के आसपास में पेजेस हैं। तो इतनी बल्कि किताब को कैसे कम समय में ख़त्म किया जा सकता है उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे तो इसमें प्राचीन भारत का इतिहास है। प्राचीन भारत के इतिहास में जो पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे? पाषाण काल। तो समझिए पहले कैसे पढ़ना होता है और हमारा पढ़ने का तरीका क्या होगा उस पर डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि इन्होंने क्या किया हुआ है कि चैप्टर की स्टार्टिंग में ही, मतलब जैसे यहाँ पे पाषाण काल का चैप्टर दिया हुआ है, इसकी स्टार्टिंग में ही इन्होंने यहाँ पर शॉर्ट नोट्स बना के दे दिए हैं। यहाँ पर देखिए शॉर्ट नोट्स बना करके ऐसे इस तरीके से दे दिए। फिर इन्होंने यहाँ से क्वेश्चन शुरू किए हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, जैसे आपके मान लीजिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक भूवैज्ञानिक, पुरातत्वविद, पूरा वनस्पति शास्त्री और इतिहासकार। यह है। अब इनके बारे में डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन यहाँ पर है। तो यही चीज़ क्या किया इन्होंने, आगे नोट्स बनाकर दे दिया हुआ है। तो इस चैप्टर में जितनी भी चीज़ें हैं डिस्क्रिप्शन में रखी, बॉक्स में लिखी हुई हैं, इन सबका नोट्स बना करके इन्होंने क्या किया है, आगे यहाँ पर बना करके लिख दिया है। तो अगर आपके पास में नोट्स हैं, आपने कहीं से पढ़ रखा है, आपने नोट्स बना रखे हैं, तो आप उनको रिवाइज करिए, सीधा क्वेश्चन करिए, बात खत्म है। या फिर आपके पास नोट्स अगर नहीं आपने बनाया है और अब इतना टाइम भी नहीं है कि बैठ के नोट्स बनाया जाए, तो आप क्या करें, इन नोट्स को ढंग से पहले, जो उन्होंने नोट दिया ढंग से पहले पढ़ लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए और उसको अंडरलाइन करने के बाद में फिर क्वेश्चन करना शुरू करिए। तो मैं यहाँ पर आपको ये नोट्स नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप पढ़ लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम शुरू करते हैं सीधा क्वेश्चन पे। देखिए पहला क्वेश्चन है, देखो ये 2015 में लोअर सब पीसीएस में आया था। क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, क्या थे? भूवैज्ञानिक, भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरातत्वविद, वनस्पति शास्त्री और इतिहासकार। तो सही आंसर क्या इसमें है? तो इसका सही आंसर ए और बी दोनों है। ए और बी का मतलब क्या है? भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। ठीक है। और ये क्या थे? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संबंधित थे और इन्होंने 1863 में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों को अन्वेषण किया हुआ था। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युगी का त्रियुगीन विभाजन किया है। किसने किया हुआ है? तो थॉमसन ने किया हुआ है। बहुत फैक्चुअल है, इसमें बहुत समझने वाला कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन इसमें है, आईएएस 2023 में पूछा गया था। तो देखो यहाँ पर कुछ नाम दिया गया है भारतीय इतिहास के संदर्भ में, अलेक्जेंडर री, एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बार्गन, वाल्टर इलियट किस गतिविधि से संबंधित है? तो बहुत सिंपल सी बात है कि जो यूपीएससी में कोई पेपर होता है उसमें ज़्यादातर आर्ट एंड कल्चर से पूछते हैं, तो इनमें क्या हो जाएगा, पुरातात्विक उत्खनन। ये बिल्कुल फैक्चुअल टाइप का सवाल। अब इसमें देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है इसमें कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन कब प्रारंभ हुआ? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि इसमें क्वेश्चन फिर से पूछा जा सकता है कि पशुपालन का प्रारंभ किसमें हुआ और उसके क्या क्या फीचर थे। तो पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? तो मध्य पाषाण काल में हुआ था। कब हुआ था? मध्य पाषाण काल में। ठीक है। मध्य पाषाण काल में जो हुआ था उसके कहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो पशुपालन का साक्ष्य आदमगढ़, आदमगढ़ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और बागोर कहाँ पर? भीलवाड़ राजस्थान से प्राप्त हुई है। तो ये बात आपसे इस बार पूछ सकता है कि पशुपालन का जो साक्ष्य हुआ कहाँ से प्राप्त हुआ है? कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मैंने बताया अभी, इसमें लिखा हुआ है आदमगढ़, और दूसरा कहाँ पर है? बागोर। कहाँ से? आदमगढ़ और बागोर। अब देखो मैं क्यों लिख रहा हूँ, आप भी यहाँ पर लिख लीजिए, ऐसे आप भी यहाँ पर लिख लीजिए। इससे क्या होगा? इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा, आज जब उसको रिवाइज करने चलेंगे ना तो फटाफट पता चल जाएगा हाँ कि पशुपालन का आरंभ कहाँ से हुआ? आदमगढ़ और बागोर से। कब हुआ? मध्य पाषाण काल। खत्म बात, आगे उस पर पढ़ना ही नहीं है। इसके बाद अगर बात करो, देखो सेम सवाल, मध्य पाषाणिक प्रसंग से में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान कौन सा? ये सवाल ऐसा सेम तो है ना। अब आपने यहाँ पर पढ़ लिया कि आदमगढ़ और बागोर है, आपने ध्यान से पढ़ लिया है ना। तो अब क्या है, अब इसमें ये है कि अब इसको काट देंगे हम, मतलब कि इसको हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे। पढ़ने का मतलब है कि उसमें टाइम और एनर्जी क्यों इन्वेस्ट करनी है ना, तो इसको नहीं पढ़ेंगे। अब अगला सवाल आता है, निम्नलिखित में से किस स्थान से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चौपानी मांडो, काकोरिया, महदहा, सरायनहर से। अब देखो इसमें आंसर तो दो सही है, महदहा और सरायनहर सही है। तो इसमें क्या होगा? सी और डी। अब सवाल बनता है कहाँ है महदहा? तो मैंने क्या लिख लिया यहाँ पर? प्रतापगढ़। क्या लिख लिया मैंने? प्रतापगढ़ लिख लिया। अब जब आप पढ़ने बैठेंगे ना तो आपको अलग से नहीं पढ़ना कि भाई महदहा कहाँ है? प्रतापगढ़ में। ठीक है। अब देखो एग्जैक्ट यही जो सवाल है, एग्जैक्ट यहाँ पर 7 नंबर सवाल है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। अब कहाँ से प्राप्त हुए? अभी तो हम पढ़ करके यही चीज़ आए हैं ना भाई, महदहा और सरायनहर से। तो इसका आंसर ए और बी हो जाएगा। अब इसको दोबारा नहीं पढ़ना है, क्यों? क्योंकि ऊपर हम इसको पढ़ चुके हैं, तो बार बार इसको क्यों ही पढ़ना है।
ठीक है। अगला सवाल, अब देखो अगले सवाल में मैंने क्या किया है, अगले सवाल में स्टार लगा दिया है, 2 स्टार लगाया है। क्या है, निम्नलिखित मध्य पाषाण कालिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व की क्रम में लगाइए। तो पैसरा, लिखैया, वीरभानपुर, महदहा। महदहा कहाँ है, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में। पैसरा कहाँ, बिहार में। वीरभानपुर कहाँ, बंगाल में। और लिखैया कहाँ पर, मिर्ज़ापुर में। अब क्रम लगाना है, कहाँ से क्रम लगाना है, पूर्व पश्चिम से पूर्व क्रम लगाना है। तो मैंने यहाँ पर डबल स्टार लगा दिया। डबल स्टार का मतलब क्या होगा, डबल स्टार का मतलब ये हो गया कि मुझे याद नहीं रहता ये, मतलब कि इसको बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत है, इसलिए मैंने क्या लगा लिया यहाँ पर, डबल स्टार लगा लिया कि अब जब मैं दोबारा इसको पढ़ना शुरू करूँगा तो मैं इसको और इसको नहीं पढ़ूंगा। मैं क्या करूँगा, इसको पढ़ूंगा, सीधा इस पर आ जाऊँगा। बात समझ में आ गई। मतलब कि टाइम बचाने का एक तरीका। और ऐसे ही घटना अगर पढ़ी भी जाती है कि बार बार एक ही चीज़ पढ़ने से क्या फ़ायदा है ना। फिर क्वेश्चन क्या ऐसा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 4213। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं, कहाँ से मिले हैं, सरायनहर, दमदमा, महदहा और लंगनास। तो कहाँ से मिले हैं, दमदमा। और अभी आपने क्या पढ़ा, दमदमा कहाँ पर था, प्रतापगढ़ में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई, तो कहाँ प्रारंभ हुई थी, तो नवपाषाण काल में। देखो पशुपालन की शुरुआत कहाँ से होती है, मध्य पाषाण काल से, लेकिन खाद्यान्नों की शुरुआत कहाँ से होती है, नवपाषाण काल से। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी में कहाँ पर, हथनौरा से मिलता है। अब देखो सेम ये सवाल 11-12 नंबर, प्रथम मानव साक्ष्य, मानव जीवाश्म भारत की किस नदी से प्राप्त हुए हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ऊपर देखा क्या, नर्मदा से। तो इसको हमें पढ़ना नहीं है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे पढ़ने में और आराम से चीज़ें हो जाए। तो अभी तक 1, 2, 3 सवाल हमें अब आगे से नहीं पढ़ने हैं। भारत में अगर बात करें, इसमें भारत में मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज, कौन सा अनाज प्रयुक्त किया गया था, जौ। अब सवाल है कि जौ ऐसा एक अनाज है जो मानव द्वारा प्रयुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। अच्छा, कृषि की शुरुआत कब हुई है, खाद्यान्नों की शुरुआत कब हुई है, तो नवपाषाण काल से। लेकिन कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो लहुरा देव से। ये कहाँ पर है, संत कबीरनगर, यूपी, उत्तर प्रदेश में। ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा, अब इसको दोबारा आगे हमें जब पढ़ेंगे तो क्या होगा, आगे पता चल जाएगा लहुरा देव कहाँ पर है, संत कबीर नगर में। ठीक है। और यहाँ पर किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो चावल के। मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया, चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर एक चीज़, अगर कहता है कि अगर यहाँ पर कहता है भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल कौन सा, तो मेहरगढ़ है। ठीक। अब कहाँ है, पाकिस्तान में। जबकि प्राचीनतम चावल, कौन सा, चावल के साक्ष्य वाला स्थल कहाँ है, कोल्डिहावा। ध्यान रखना इसमें, अगर चावल की बात करेगा तो कहाँ पे होगा, कोल्डिहावा हो जाएगा। और अगर कृषि की बात करेगा तो कहाँ, मेहरगढ़ हो जाएगा। लेकिन इसमें मेहरगढ़ कहीं लिखा हुआ नहीं है। मेहरगढ़ नहीं लिखा हुआ तो क्या हो जाएगा, लहुरा देव। क्यों, क्योंकि क्या बता रहे हैं, उपयुक्त में से अब यदि लहुरा देव रहता है तो उपयुक्त विकल्प वही होगा, परंतु लहुरा देव विकल्प में ना होने की स्थिति में क्या होगा, मेहरगढ़। अगर मेहरगढ़ लिखा है तो ठीक, नहीं लिखा है तो ठीक, लेकिन फाइनल आंसर क्या होगा, लहुरा देव। लहुरा देव नहीं लिखा तो क्या हो जाएगा, मेहरगढ़। अगर दोनों दिए तो कैसे हो जाएगा, इसमें लहुरा देव सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नवीनतम पूछ का था। अब देखो आगे क्वेश्चन लगातार, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य, सेम चीज़। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य, सेम चीज़। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्तर पर कृषि के उदय के प्रारंभिक प्रमाण मिले हैं, सेम चीज़ है, मेहरगढ़, है ना। तो ये चीज़ अब दोबारा पढ़नी नहीं है। नहीं पढ़ने का मतलब क्या है कि अब रिपीट करने से क्या फ़ायदा। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो पशुपालन कब से शुरू हुआ था, कहाँ हुआ था, तो मध्यपाषाण काल में। मध्यपाषाण काल में कहाँ से, तो आदमगढ़ बागौर से। और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिल रहे हैं, तो कृषि के अगर देखोगे तो क्या हो जाएंगे, लहुरा देव, लहुरा देव। लेकिन इसमें मैंने क्या बताया था कि अगर लहुरा देव नहीं लिखा तो क्या लिखा है, मेहरगढ़। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, मेहरगढ़ हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, 19 है क्वेश्चन नंबर। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इस प्रदेश के अनेक उत्खनन पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त है, बिल्कुल सही है। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है। अब यहाँ पर देखो जौ और धान में धान है, जौ नहीं है, इसलिए आंसर क्या होगा, इसका आंसर ए होगा। तो अब इसको दोबारा अगर पढ़ना चाहें तो आप पढ़ लीजिए, मतलब कि जब दोबारा रिवाइज करें तो पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन इन सबको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। देखो
सब पहले पहले पूछ रहा है स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, वो है मेहरगढ़। मेहरगढ़ से स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान में मध्य पाषाण में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। अभी आपने पढ़ा था स्टार्टिंग में, कहाँ से पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, आदमगढ़ और बागौर। तो इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक, अगला है निम्नलिखित में से चालकोलिथिक युग, चालकों का मतलब क्या होता है, तांबा, कॉपर, तो इससे नाम से ही पता चल जाएगा, इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए एक सवाल है राजस्थान में आया हुआ है, आहाड़ सभ्यता, आहाड़ संस्कृति के बारे में। आहाड़, बनास, ये संस्कृति आपने पढ़ा होगा। आहाड़ सभ्यता के बारे में विचार कीजिए। आहाड़वासी तांबा गलाना जानते थे, बिल्कुल सही है, तांबा गलाना, क्योंकि वो चालकोलिथिक सभ्यता के तो तांबा जलाना जानते ही होंगे। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, ये गलत है, ये चावल से परिचित थे। धातु का काम आहाड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, सही है। यहाँ से काले रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग की ज्यामितीय आकृतियाँ उपयोगी हैं। पहला आंसर इसका क्या होगा, सही होगा। अब सवाल है कि आहाड़ संस्कृति कहाँ है, तो आहाड़ जो संस्कृति है वो कहाँ पर है, बनास संस्कृति इसको कहते हैं। यहाँ के लोग मूलतः क्या थे, कृषक व पशुपालक थे, ठीक है, और ये धातु का प्रयोग करना भी जानते थे और इनकी अर्थव्यवस्था धातु के आधार पर थी। अब देखो अगला सवाल क्या, आहाड़ अथवा बनास संस्कृति किसके समकालीन है, किसके समकालीन है, हड़प्पा के। अभी आगे हड़प्पा पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम बात करेंगे इसके बारे में। फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं, तो कहाँ पे, कहाँ के, मेहरगढ़ के। सीधा फैक्चुअल है, डायरेक्ट याद कर लीजिए, इसमें कुछ भी समझने वाला नहीं है। अब नौदा टोली का उत्खनन किसने किया, HD संकालिया ने किया। सीधा किस राज्य में है, तो नौदा टोली कहाँ पर है, ये है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फट से लिख लेंगे मध्य प्रदेश में, तो हमको पता रहेगा कि मध्य प्रदेश में है, लिखा भी देखो मध्य प्रदेश यहाँ पर मैंने। अब इसका मतलब ये हुआ कि आगे से हमें ये वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है इसमें, वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। बड़े बड़े वृहद पाषाण का मतलब बड़े बड़े पत्थर स्मारकों की पहचान कहाँ की गई है, सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक के को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा, मृतक को दफनाने के रूप में। कहाँ चलती थी, तो दक्षिण भारत में ये मेगालिथिक या कह सकते हैं वृहद पाषाण संस्कृति चलती थी। विशाल समाधियों जो समाधियाँ होती थी वहाँ उनके लिए होता था, ठीक है। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाण काल से स्थल से है, तो क्या नाम है इसका, संगनकल्लू। राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है, तो कौन सा हो जाएगा, संगनकल्लू। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो भीमबेटका सबको पता है, बहुत सिंपल किसके लिए है, तो गुफाओं के शैलचित्र। अगर आप कभी मध्य प्रदेश जाएँ तो वहाँ पर जरूर देखें, भीमबेटका में आप देखेंगे वहाँ जो रायसेन डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर आप देखने को मिलेगा कि उन गुफाओं में कैसे वहाँ पर प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला बनी हुई है। आप जाएंगे तो बहुत अच्छी चीज़ें वहाँ पर हैं, देखने को मिलेगा, हिस्ट्री से संबंधित चीज़ें मिल जाएंगी। अब यहाँ पर एक सवाल बनता है, अगला चित्रकला के लिए कौन फेमस है, भीमबेटका, पढ़ना ही नहीं है। फिर अगला क्या है, भीमबेटका गुफाएं कहाँ है, ये भी नहीं पढ़ना। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त है, भीमबेटका से, ये भी नहीं पढ़ना। अब है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि भीमबेटका को किसने सबसे पहली बार देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिक महत्व को खोजा, कौन थे, VS वाकाड़कर। ध्यान रखना, इसको इंपॉर्टेंट है। कब, 1957 में। अब अगला लगातार वही सवाल फिर से बनता जा रहा है कि सबसे पहले मतलब कब देखा, तो ये 57-58 में। किसने खोजा, तो डॉक्टर विष्णुधर वाकाड़कर। OPC गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ है हस्तिनापुर, अहिछत्र, नोह और लाल किला। तो ये तो देखने में लग रहा है कि नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हस्तिनापुर, है ना। अब अगला देखिए, अगला क्या है यहाँ पर, अगला है ताम्रस्क काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे, तो उत्तर दक्षिण होता है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते को दफनाने के सावधान प्राप्त हुए हैं, मतलब कि आदमी को जब दफनाते थे कुत्ते को भी दफनाते थे, वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, वो प्राप्त हुए हैं बुरझोम। अब बुरझोम कहाँ पर है, ये है जम्मू कश्मीर में। और कैसा स्थल है, तो नवपाषाणिक स्थल है। कैसा स्थल है, नवपाषाणिक स्थल है। और आप आगे देखेंगे सेम सवाल, कुत्ते के दफनाए गए गर्तावास कहाँ मिला, तो बुरझोम। तो ये दोनों पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी देखो, अभी तो जो आपने पढ़ा, मतलब कि जो चीज़ आपने पढ़ी अभी तक, उनको सबको जोड़ करके सवाल बना दिया। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, सबको जोड़ करके क्या बनाते क्वेश्चन, पूरा पाषाण का कौन सा स्थल है, मध्य पाषाण काल का कौन सा स्थल, नवपाषाण का कौन सा है, ताम्रपाषाण का। तो यहाँ पर आप देखिएगा जो पूरा पाषाण है वो कौन सा है, सोहन नदी घाटी,
मध्य पाषाण का काल कौन सा है? भीमबेटका, अभी हमने पढ़ा। नवपाषाण काल का बुर्ज़होम किस लिए फेमस है? अभी हमने पढ़ा। किस लिए? यहाँ मानव के साथ मानव कंकाल के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया। और ताम्रपाषाण का कौन सा है? जिसको बोलते हैं बनास घाटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब अगले सवाल प्रश्न की बात करेंगे। निवासा, ईसमपुर, डिडवाना, गुडियम गुफा, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक। निवासा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ईसमपुर कहाँ पर है? कर्नाटका में है। ये सब रटने वाली चीज़ यहाँ पर। ईसमपुर कहाँ है? कर्नाटक में है। डिडवाना हमको सबको पता है राजस्थान में है। और डुडियम झील कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। आंसर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की 44 की, जो यूपीएससी 2021 में पूछा गया है। कहता है कि इसमें ऐतिहासिक स्थल क्यों विख्यात है? तो बुर्ज़होम कहाँ पर, किस लिए? सैलकर देव मंदिर, चंद्रकेतुगढ़ वेस्ट बंगाल, टेराकोटा कला, गणेश्वर राजस्थान, ताम्र कलाकृतियाँ। तो इसमें क्या है? बुर्ज़होम कहाँ पर है? सबसे पहले ये समझ लो, तो जम्मू कश्मीर में है। चंद्रकेतुगढ़ कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। गणेश्वर कहाँ पर है? राजस्थान में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 2 और 3 होगा। ए क्या है कि ए जो है वहाँ पर सैलकृत देव मंदिर नहीं है। वहाँ पर अभी हमने क्या पढ़ा कि मानव के कंकाल के साथ क्या करते थे वो लोग? वहाँ पर कुत्ते को भी दफनाते थे। ठीक है, अब अगला सवाल सेम यहाँ पर देखो पूछ लिया गया है, थोड़ा सा बड़ा है। चंद्रकेतुगढ़ कहाँ पर है? राज्य विवरण, इनाम गाँव, राज्य विवरण। और चंद्रकेतुगढ़ कहाँ पर है? उड़ीसा लिखा था। व्यापार बंदरगाह, तो क्या गलत हो गया? वेस्ट बंगाल गलत हो गया। इनाम गाँव कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ताम्रपाषाण का स्थल मंगड्डू कहाँ पे है? केरल में। महापाषाण स्थल साउथ में है था। और इसके साथ साथ में क्या होगा? सालीहुंडम कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। शैलकृत गुफा। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 और 3। ठीक है, नेक्स्ट सवाल इसमें आप देखेंगे तो कह रहा है विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? शिलाश्रय कहाँ सर्वाधिक मानव मिले हैं? तो कौन सा है? लिखैया। अगला सवाल समझिए, अगला सवाल क्या लिखा हुआ? अगला सवाल लिखा हुआ है विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। मतलब क्या हुआ? मतलब इसका यह है कि जो विंध्य क्षेत्र है, यहाँ के लोग जो हैं वो गंगा घाटी में गए। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर जलवायु परिवर्तन के कारण शुष्कता थी। तो ए आर दोनों सही है, आर सही की व्याख्या करता है। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है ए आर दोनों सही है, आर व्याख्या नहीं कर रहा है। ए सही है, आर गलत है, आर ए गलत है, आर सही है। तो इसमें क्या होगा? पहला बिल्कुल सही होगा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन बचा हुआ है, अब बस फैक्चुअल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालय में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो कौन हो जाएगा? संस्कृति से ही होगा। फिर क्या है? भारतीय पुरातत्व का जनक कौन है? तो हम सबको पता है, अलेक्जेंडर कनिंघम है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद में राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल में है। और लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन ये इसमें है कि मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो भोपाल। क्योंकि ये आप देखेंगे तो यहाँ पर ये भी भोपाल, वही क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुआ है, इसलिए 2 में से कोई पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखो 51 सवाल है, 50 क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कितनी कम चीज़ें हैं। इस पूरे चैप्टर में क्या पूछा गया? अगर आप देखोगे ध्यान से तो क्या पूछा गया? इसका लगभग मुझे लग रहा है 70% के आसपास में तो केवल स्थलों के बारे में पूछा गया। वो भी स्थल कौन से? नवपाषाणकालीन, मध्यपाषाणकालीन, है ना। तो ऐसे हमको आगे पढ़ना है, ऐसे हम लोग आगे फिर देखेंगे, इसमें पढ़ेंगे सैन्य सभ्यता पढ़ेंगे अगले वीडियो में। उसमें भी देखेंगे कौन कौन चीज़ें छोड़नी है, कौन कौन चीज़ें इसमें रखनी है। तो इसी चैनल पे बने रहिए, आपको बहुत अच्छी चीज़ें इसमें पढ़ने को मिलेंगी। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि कैसे करके आपका टाइम बचे और चीज़ें जल्दी से हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।